कैसा लगा आपको पूर्वजों की धरती पर? ऐसा लगता है जो कोई बरसों का बिछड़ा हुआ अपने परिवार से जब अपने परिवार से वापस जुड़ता है, इसकी अजमत मुझे बहुत ऊपर लगी, मेरी सोच से भी ऊपर लगी। मैं वो पहला बदकिस्मत हूँ जो यहाँ नहीं पैदा हुआ। अगर मान लीजिए कि कोई महिला, हिंदू महिला पाकिस्तान में जाकर जय श्री राम का नारा लगाए तो क्या होगा? पाकिस्तान में कोई लड़की जय श्री राम का नारा लगा ले, मैं कहता हूँ उसकी बोटी बोटी करके छोड़ेंगे कि मैं भारत में खड़ी हूँ, मेरी जान माल इज्जत महफूज। अरे भाई, यही भारत की मुझे सुंदरता है। उंगली नहीं लगाएगा कोई। दुनिया के सारे धर्मों में सबसे ज्यादा उदार धर्म किससे मानते हैं? खतरा है इस्लाम के नाम पे ही तो पूरी दुनिया में टेररिज्म हो रही है। 99% टेररिज्म के वाकयात इस्लाम के नाम पे हो रहे हैं पूरी दुनिया। मैं नारा लगाऊं अल्लाह अकबर, सब भाग जाएंगे। भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से किस हालत में बेहतर नजर आया आपको? यहाँ के मुसलमान को अजनबियत नहीं, उसको मुहाजिर का टैग नहीं लगा। आपकी नज़र में आज़ाद कश्मीर किस देश का हिस्सा है? तो बिल्कुल लीगल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है कश्मीर। पाकिस्तान ने कब्जा किया है गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, एवरीथिंग इज इंडियन। आपको सबसे उदार धर्म और सबसे अच्छा धर्म कौन सा लगता है? अच्छा और सच्चा धर्म सनातन है। क्या पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, क्या उनको ऐसा कुछ मिलता है वहाँ की सरकार की? वहाँ की कुछ भी नहीं, उल्टा तोड़फोड़ कर रही है। 1947 में हजारों मंदिर थे, सैकड़ों गुरुद्वारे थे, सब तबाह कर दिए। ये बात सही है या गलत है कि भारत में 2014 के बाद अत्याचार बढ़ा है मुसलमानों के ऊपर? कहते हो कि हम पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ हो रहा है? जितने घर बनाए ना 40% मुसलमानों को दिए, जबकि पॉपुलेशन 15% है। जो राशन बट रहा है मुसलमानों को पहली प्रायोरिटी पे दिया जा रहा है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची यानी पाकिस्तान के पूर्व मेयर आरिफ अजाकिया। खास बातचीत करेंगे। आरिफ भाई गुलाबी नगरी, गुलाबी शहर जयपुर में है और अपनी पूर्वजों की धरती पर बीते कई दिनों से हैं। बात करते हैं आरिफ भाई से। आरिफ भाई कैसे हैं? हाउ आर यू? नमस्ते एवरीवन, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। कैसा लगा आपको पूर्वजों की धरती पर आकर? ऐसा लगता है जो कोई बरसों का बिछड़ा हुआ अपने परिवार से जब अपने परिवार से वापस जुड़ता है, वैसा लगा। और परिवार ने भी वही मोहब्बत वो मान दिया कि मतलब दिल भर आया भाई, ओवरवेलम्ड हो गया टोटली। क्योंकि एक्सपेक्टेड तो था कि सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे इतना प्यार मिल रहा था, तो एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अपने देश के हवाले से मैं बात करूं कि मैं इसको अपना देश मानता हूं, तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि ये बहुत ग्रेट अजीम देश है, लेकिन यहाँ आके इसकी अजमत मुझे बहुत ऊपर लगी, मेरी सोच से भी ऊपर लगी। बहुत अजीम देश है और आप लोग खुशकिस्मत हैं, आप लोग लकी हैं कि यहाँ पैदा हुए। हम लोग वो बदकिस्मत हैं कि हज़ारों साल की पीढ़ी में मैं वो पहला बदकिस्मत हूँ जो यहाँ नहीं पैदा हुआ। बाकी सब ऊपर, मेरे पिताजी, दादा, परदादा सब इधर ही पैदा हुए, इधर ही मट्टी में मिले। एक मैं माटी मिला, इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। आप भगवा पहन के तो बड़े अलग ही तस्वीर नज़र आ रही है। आई हैव सीन फर्स्ट टाइम कि आप भगवा पहन रखा है आपने, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। और भारत आके और जयपुर आकर खासकर आज क्या देखा जयपुर में और भारत में क्या क्या विजिट किया अब तक? भगवा के हवाले से मैं एक दिन मैंने तारिक फत्ता भाई को 1.5-2 साल पहले फ़ोन किया कि आपका इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल कर लेना। अगले दिन जब मैंने उनको लिंक भेजा और मैंने ऑन किया तो मैंने भी भगवा पहना था, उन्होंने भी भगवा। मुझे कहते हैं ये क्या साजिश है? मैंने कहा देख लें, दिल से दिल मिलता है। मेरे पुरखों ने पहना होगा ना ये कलर, तो मैं भी गर्व से पहनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैंने अपनी ओरिजिनलिटी में हूँ। मैं जयपुर के बारे में सुनता रहता था। टीवी पे एक सीरियल आ रहा था आजकल, तेरा यार हूँ मैं, वो पूरा जयपुर में बना है। तो मेरी पूरी फैमिली वो खाने के टाइम पे आता था 8 बजे, तो हम देखते थे। तो जब मैं आ रहा था तो मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे पापा जयपुर जाएंगे। मैंने कहा अभी तक तो पता नहीं, दिल्ली है, गुजरात है, यूपी है, लेकिन फिर जयपुर आना हुआ। वो सारे मुझे रोज़ जयपुर के बारे में बताएं, जयपुर के बारे में। मैं क्या बताऊं इस शहर के बारे में? ऑथेंटिक इंडिया है इधर,
इधर आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड, इंडियन कलर, इंडियन कल्चर, इंडियन एवरीथिंग यहाँ पे मिलेगी। और इतना प्यारा शहर है, कहीं बदमज़गी नहीं देखी। मैं तो कराची, मैंने कई साल गुजारे हैं कराची में। आपको कभी मौका मिलेगा और आप जाएंगे ना, तो आप आधा घंटा सड़क पे घूमेंगे तो आपको 2-3 लोग झगड़ते हुए कहीं ना कहीं मिलेंगे, उधर लड़ रहा है उधर लड़ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड को। यहाँ पे मैं 4 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे कहीं एक छोटा सा भी कोई वाक़या नज़र नहीं आया। बड़े लोग बर्दाश्त से घूम रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे तरीके से, मोहब्बत से। ऑथेंटिक भारत है। जयपुर में, राजस्थान में मैं जोधपुर गया, रास्ते में मतलब आप खाली मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया रास्ते में कहीं रुक के वीडियो बना के भेजना कि कैसा है राजस्थान। राजस्थान का अपना रंग है, राजस्थान का अपनी क्लास है। और मतलब आनंद आ गया, मैं बताऊं आपको, आनंद आ गया। आज ही मैं सोच रहा था कि मैं 4 लेग हैं मेरे ट्रिप के, गुजरात, यूपी, राजस्थान और दिल्ली। और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान को गुजरात और यूपी बीट कर सकेंगे। जो मुझे यहाँ पे मोहब्बत मिली उधर भी मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ट्रिप में मेरा राजस्थान जैसा ट्रिप वो होगा। बहुत ज़बरदस्त मुझे मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा, अपना लगा। अरे भाई, आपको ध्यान होगा, बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, कुछ सियासी कारणों से अखंड भारत था, भारत में बहुत बड़ा था, पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ। कुछ मुसलमान यहाँ से भारत के, अब जो भारत है उसके मुसलमान कुछ पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के कुछ अल्पसंख्यक यहाँ है, वहाँ के यहाँ गए। जो मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाकर बसा, वो आज क्या सोचता है? देखें, पहली बात तो ये कि खाली भारत और पाकिस्तान में अलग नहीं हुए, भारत के चारों हिस्से काटे गए। जी बिल्कुल सही बात। ब्रिटिश इंडिया जो था ना, वो अखंड भारत था। और ब्रिटिश इंडिया में आपने नॉर्थ से भूटान, नेपाल काट दिया। तिब्बत भी एक ज़माने में होता था, चले हम उसको पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाते। ब्रिटिश इंडिया में तो नेपाल और भूटान ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे। नीचे श्रीलंका था, इस तरफ बांग्लादेश था, बर्मा था, और इस तरफ पाकिस्तान जो आज है। तो ये ब्रिटिश ने बड़ी खूबसूरती से काटा। और हम सिर्फ बंटवारे को बैठ के इसलिए रोते हैं कि बंटवारे में खून खराबा बहुत हुआ, नुकसान बहुत हुआ, माइग्रेशन, मास माइग्रेशन हुई। उन हिस्सों की तो हम बात ही नहीं करते कि बर्मा भी हमारा था। और ये अब आपका सवाल कि मुसलमान वहाँ जाके देखें, बचपन में तो हमें नहीं पता चला। हालांकि होता ये था कि मेरी माँ अपने गांव बाटवा, मेरे फादर अपने गांव आजक की बातें इतने मिठास से, इतने प्यार से करते थे। उनका बचपन यहाँ गुजरा है कि मुझे कभी हिंदुस्तान गैर नहीं लगा। लेकिन पाकिस्तान में भी हमें बचपन में पता नहीं चला कि हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। हालांकि हमें जगह जगह कहा जाता था हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, हमने कभी फील नहीं किया। मैट्रिक किया ना, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने कहा परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाओ। मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए गया ना गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसने कहा भाई कहाँ पैदा हुए हो? मैं कहा जी कराची में पैदा हुआ। बाप कहाँ पैदा हुआ है? मैं कहा जी इंडिया में पैदा हुआ है। अच्छा हिंदुस्तानी हो? अब मैं एक 16 साल का लड़का, मैं बैठ के सोचता रहा। मैंने कहा नहीं भाई पाकिस्तानी हो। बोला नहीं, पंजाबी, सिंधी, बलोच होते हैं ऐसे, तुम हिंदुस्तानी हो ना? मैंने कहा नहीं भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। अरे तुम हिंदुस्तानी मतलब वो जो वहाँ से यहाँ आए उनको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। तो मैं सोचने लगा कि क्यों सोचते हैं भाई, जब हम आ गए हैं, लीगल रेसिडेंट हैं, इधर के सिटीज़न हैं जी। फिर उसने आगे इस तरह डिस्क्रिमिनेशन का ये था कि अच्छा ये पेपर लाओ, बाप का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। मैंने कहा बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं, वो तो इंडिया के गाँव में पैदा हुए थे। इस तरह एहसास दिलाया जाता था। फिर क्या हुआ कि कॉलेज में एडमिशन लेने गए, मैंने अपनी मार्कशीट रखी उनके सामने कि जी मेरी 56% है, मुझे एडमिशन दे। उन्होंने कहा नहीं आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, मुहाजिरों के लिए 65% की रिक्वायरमेंट है। मैं कहा मेरा क्लास फेलो है, सिंधी है, उसको 47% पे। बोला हाँ उनका कोटा है। मैंने कहा वो रहता कराची में नहीं, उसको कराची में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 45% रिक्वायरमेंट है, मेरे को 65%। वहाँ पहली बार एहसास हुआ डिस्क्रिमिनेशन।
फिर जॉब के लिए जाते थे तो ऐड आती थी अखबार में जॉब की, तो उसमें आगे लिखा होता था डोमिसाइल। तो 90% कराची की जॉब है ना, वो पंजाबी डोमिसाइल, बलूचिस्तान डोमिसाइल, सिंधी डोमिसाइल, ज़्यादा पंजाब का ही होता था। वहाँ पे शदीद एहसास हुआ कि हम यहाँ के नहीं हैं। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द मुहाजिर्स को ये फीलिंग हो गई है काफ़ी अरसे से डिस्क्रिमिनेशन की। 20 साल की उम्र में तंग आके मेरे फादर सऊदीया में थे। मैंने उनसे कहा, मुझे पाकिस्तान में नहीं लेना, मुझे आप सऊदी अरब बुला लें। फिर उन्होंने सऊदी अरब बुलाया, वहाँ रियाद बैंक में जॉब की, और तब से मैं 84 में पाकिस्तान छोड़ा है, 20 साल की उम्र में। 37 साल से परदेश काट रहा हूँ। अब मेरा आरिफ भाई आपसे सवाल है कि आप बीते कई दिनों से भारत के अंदर हैं, हिंदुस्तान की धरती पर। भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से किस हालत में बेहतर नजर आया आपको? कई हालात में। मैं तो अपने फादर से कहता था कि क्या ऐसी क़यामत आई थी कि भाई उधर से छोड़ के इधर आ गए। यहाँ के मुसलमान को अजनबियत नहीं, यहाँ के मुसलमान अपने ही ज़मीन पे बैठा हुआ है, अपने ही देश में बैठा हुआ है, उसको मुहाजिर का टैग नहीं लगा, उसको पाकिस्तानी नहीं कहा जाता जैसे हमें हिंदुस्तानी कहा जाता था। दूसरा ये है कि यहाँ पे अपीसमेंट मिलती है मुसलमान को। आप पाकिस्तान के जनरली मुसलमान की बात करें ना, तो मुसलमान तो जहाँ भी है तबाह है। खाली गल्फ़ स्टेट्स को छोड़ दें या तुर्की को, मलेशिया को छोड़ दें, तो इस तरफ आए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका जो मेंटल स्टेटस है वो इतना ख़राब हो चुका है कि ये कहीं के नहीं रहे। क्योंकि बेसिक एजुकेशन मदरसे से हो ना तो ऐसा ही होता है। तो बेहतर इस हवाले से है कि यहाँ पे मुसलमान को कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है कि आपको शिया कहने पे मार दिया जाता है, देवबंदी काफिर, बरेलवी काफिर एक दूसरे को काफिर मानते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। दूसरा वहाँ पे एथनिक वायलेंस बहुत है जी। पठान मुहाजिर वायलेंस हो गया, पंजाबी बलोच वायलेंस हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे मुसलमानों को ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान में पिछले, अगर आप मुशर्रफ के 2002 के पीरियड से लेके अब तक 20 साल को देखें ना, तो पाकिस्तान में कम से कम 2 लाख लोग वायलेंस और टेररिज्म में मरे हैं, मुसलमान। इंडिया में 2 लाख क्या 2000 भी नहीं मरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कभी सुनते नहीं हैं। अगर आप पिछले 5 साल का वाक़या तो उठा के ले लेंगे तो मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से यहाँ पे शायद 5-10 वाक़यात मिलेंगे, वो भी शायद नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे कोई वाक़यात नहीं सुने। कोई पॉलिटिकल इशू है, कोई क्रिमिनल इशू है, कोई चोरी डकैती का मसला है तो होगा, लेकिन रिलीजन की बुनियाद पे तो नहीं। मुसलमान यहाँ पे सुरक्षित है। अपीसमेंट यहाँ पे बहुत होती है मुसलमानों की। फिर अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे हज सब्सिडी अब तो शायद बंद हो गई है, लेकिन मिलती रही है सालों तक। हज हाउसेस बन रहे हैं, रमज़ान में मस्जिद में चावल की बोरियां जा रही है। अल्पसंख्यकों को यहाँ इतना कुछ मिल रहा है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, क्या उनको ऐसा कुछ मिलता है वहाँ की सरकार की, वहाँ की हुकूमत? ऐसा नहीं। पाकिस्तान में तो ये है कि जैसे मैं जब जमशेद टाउन का मेयर था कराची में, तो मस्जिदों के हवाले से एक बार मेरी मीटिंग हुई, तो पता चला कि टाउन की हर एक लोकेलिटी में जो नक्शा है उसमें एक मस्जिद की जगह है, तो और उसका फंड है मस्जिद बिल्ड करने का। पता चला वो फंड सारे ऑफिसर खा जाते हैं, मस्जिदें तो प्राइवेट डोनेशन से बनती हैं, तो वहाँ सरकार नहीं देती कुछ भी। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल आपसे ये था, जो पाकिस्तान के हिंदू रहते हैं, हाँ, पाकिस्तान के लिहाज से वो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे, क्या उनके लिए वहाँ की हुकूमत कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा तोड़फोड़ कर रही है। 1947 में हज़ारों मंदिर थे, सैकड़ों गुरुद्वारे थे, सब तबाह कर दिए। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं, अब तो है ही नहीं। पहले भी नहीं था, कभी भी। देखें, ये इस्लामिक स्कॉलर्स का फतवा है कि इस्लामिक स्टेट किसी नॉन मुस्लिम की रिलीजियस प्लेस नहीं बना सकती। तो इसका मतलब भारत का मुसलमान ज़्यादा सुरक्षित है और ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि भारत की सरकार तमाम तरह की योजनाएं दे रही है। भाई, आपके यहाँ पे भारत की मस्जिदों के इमाम और मदरसों के मौलवियों की जो सैलरी है वो सरकार देती है, टैक्स पेयर के पैसे से। तो 90% टैक्स पेयर हिंदू है, उनके पैसे पे तो ये मस्जिद मदरसे चल रही हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। अच्छा, मेरा एक सवाल है
कि मान लीजिए मैं यहाँ देखता हूँ कि अभी बीच में आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल हुआ कि गुड़गांव के अंदर नमाज कई बार सड़क पे गाड़ी में चलते, बसों में चलते नमाज अदा कर लेते हैं। और अभी बीच में एक महिला का वीडियो वायरल हुआ अल्लाह अकबर करते हुए, तमाम हिंदू छात्र भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद भी उसको ना तो उसके साथ महिला के साथ कोई टीजिंग हुई, ना कोई प्रॉब्लम हुई। इसी की जगह हम दूसरी स्थिति देखते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई महिला, हिंदू महिला पाकिस्तान में जाकर जय श्री राम का नारा लगाए तो क्या होगा? दोनों स्थितियों आप समझाइए। पहले तो गुड़गांव वाले मसले की मैं बात करूंगा। इसका मसला ये है कि हम भी ज़रा इसको लीगल तरीके से नहीं टैकल करते, इसलिए कि कुरान में ये है कि अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ ना दो। तो सिंपल हल है, मदरसा देवबंद जाए कोई, बोले भाई सड़क पे आम आदमी को तकलीफ़ दे के नमाज़ पढ़ना जायज़ है कि नहीं, फतवा देते। वो फतवा उन मुसलमानों को दिखाने के लिए कि भाई साहब तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, बजाय इसके को हम वायलेंस वो करें। दूसरा सवाल आपका वो महिला का के, तो देखें वो जो लड़की जिसने यहाँ पे अल्लाह अकबर का नारा लगाया, मैं तो सिर्फ एक बात नोट करता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस देखिए। वो आती है, स्कूटर खड़ी करती है, स्कूटर से उतरती है, अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। कॉन्फिडेंस क्या था कि मैं भारत में खड़ी हूँ, मेरी जान माल इज्जत महफूज। अरे भाई यही भारत की मुझे सुंदरता है। उंगली नहीं लगाएगा कोई। 50 लड़के यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ये नारे लगाएंगे, मुझे उंगली नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान में कोई लड़की जय श्री राम का नारा लगा ले, मैं कहता हूँ उसकी बोटी बोटी करके छोड़ेंगे। उधर ही श्रीलंकन को देखा था ना क्या किया था, अभी एक हफ्ते पहले मियाँ चुन्नू पंजाब में एक हिंदू को मार दिया इसी तरह पत्थर मार मार के। वो लड़की की बोटी बोटी करके छोड़ेंगे। पाकिस्तान में तो आप सोच भी नहीं सकते। ये फ़र्क है भारत का और पाकिस्तान का। अच्छा, एक मेरा सवाल है, क्या कुरान शरीफ में बुर्के और हिजाब का जिक्र है? और बुर्का और हिजाब क्या इस्लाम में कंपलसरी है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। कुरान में कहीं हिजाब बुर्के का वो जिक्र नहीं है। देखें, इसमें आपको एक कंपल्शन देखनी होगी। आपके इंडिया में, राजस्थान में घूंघट होता है। जी बिल्कुल। क्यों होता है? इसलिए कि रेगिस्तानी इलाकों की अलग हिसाब किताब था। यहाँ पे खाली औरतें नहीं, मर्द भी पगड़ी बांधता है और मुंह पे पगड़ी बांध देते हैं, इसलिए कि मट्टी उड़ती है, यहाँ का मौसम ऐसा है। तो सऊदी अरब जहाँ पे इस्लाम आया था, वहाँ पे आप अरबों के लिबास देखें, वो आदमी भी रुमाल पहनते हैं सर पे, और फिर हवा चलती है तो मुंह पे बांध देते हैं। ये था, इस्लामिक नहीं है बुर्का, ये इलाके की वजह से ऐसा था। लेकिन पॉलिटिकल मुल्लाओं ने इसको फ़र्ज कर दिया है औरतों को ग़ुलाम बनाने के लिए कि नहीं ये बुर्का लाजमी है, इस्लामिक है, ये वो। बिल्कुल नहीं है। हमने बचपन में कराची में बुर्के देखे ही नहीं थे भाई। ये तो अफ़गान वार के बाद जो रेडिकलाइजेशन हुई, इसके बाद बुर्का आया है। तो नहीं, बिल्कुल गैर इस्लामी है। कोई इस्लाम का ड्रेस कोड है जो मोहम्मद बिन सलमान ने दे दिया। आप मोहम्मद बिन सलमान को ही इसका बाप है, बादशाह, लेकिन बादशाह की पावर इसके पास है। बादशाह का टाइटल है खादिमुल हरमैन अल शरीफैन, कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, यानी इस्लाम का कस्टोडियन है। उसने कह दिया ना कि भाई आप बुर्का पहनना ज़रूरी नहीं, मॉडेस्ट लिबास हो, ये नहीं कि नंगे होकर निकल रहे हैं, ये वो अच्छा लिबास पहने, बुर्का ज़रूरी नहीं। ये इसके आगे ओरिजिनल मुसलमान वो हैं। इससे ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बने। ये कन्वर्टेड मुसलमानों का ये मसला है। आप खुद मुसलमान हैं जी। उसके बावजूद आप सबसे बड़ा खतरा किसको मानते हैं? दुनिया के सारे धर्मों में सबसे ज़्यादा उदार धर्म किससे मानते हैं? कौन सा उदार है धर्म? क्योंकि आपने बड़ी स्टडी की है, मैं आपके यूट्यूब पे भी वीडियो देखता रहता हूँ। देखें, मुसलमान बनु उमैया की सल्तनत आई, खिलाफत बनु उमैया, इसके बाद बनु अब्बास आई, इसके बाद बनु सल्तनत उस्मानी आई, 3 खिलाफतें आई, और इससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद के बाद एक खिलाफत राशिदा आई। ब्लडी रूल था, वो कत्ले आम था। पूरी दुनिया में फौजें जाती थीं, कत्ले आम करती थीं, माले गनीमत मिलता था, औरतों की इज्जतें लूटी जाती थी। और फिर जब अंग्रेज़ और यूरोप ने कॉलोनाइजेशन शुरू की तो थोड़ा मुसलमान दब गया। लेकिन आज फिर अफ़गान वार से, जो 79 से दुनिया में टेररिज्म के नाम पे इस्लाम को फैलाया जा रहा है, तो दुनिया के लिए एक ही खतरा है। तो इस्लाम खतरा है दुनिया के लिए, आप मानते हैं? बिल्कुल है, मैं बता रहा हूँ।
आप अमेरिका में किसी रोड पे, बिजी रोड पे खड़े हैं, अगर वहाँ पे कोई ज़ोर से, आप और मैं जा रहे हैं, आप ज़ोर से नारा लगाएं जय श्री राम, अवाम कुछ भी नहीं करेगी। मैं नारा लगाऊं अल्लाह अकबर, सब भाग जाएंगे। किसको खतरा है वो आप खुद देख लें। खतरा है इस्लाम के नाम पे ही तो पूरी दुनिया में टेररिज्म हो रही है। 99% टेररिज्म के वाक़यात इस्लाम के नाम पे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो फिर खतरा नहीं है। डर किससे लगता है? मौलवी से लगता है। अच्छा, आपको सबसे उदार धर्म और सबसे अच्छा धर्म कौन सा लगता है? मैंने जो स्टडी की है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में अच्छा और सच्चा धर्म सनातन है। मैं तो खुल के कहता हूँ, मैंने गीता पढ़नी शुरू। अब ये बता दीजिए, सनातन धर्म सबसे अच्छा है, अच्छा भी है, तो आप कब आप अपने घर वापसी कर रहे हैं? दुआ करें जो जल्द हो जाए। मैं स्टडी कर रहा हूँ, पहले प्रिपेयर्ड हो जाऊँ। पहले मैं प्रिपेयर्ड हो 99% श्योर हैं करेंगे। अब ये डिपेंड करता है, मैं रास्ते पे चल रहा हूँ। रास्ता अच्छा लग रहा है? रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इसका मैसेज अच्छा लग रहा है। रास्ता भी अच्छा लग रहा है, मैसेज अच्छा लग रहा है। क्यों कि जो अब्राहमिक रिलीजन है ना, वो डिविजिव है। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह को मानोगे। वैसे आपको अपनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो खुद सनातनी थे ना। दूसरी बात ये है कि सनातन इज ए फिलोसॉफी। एब्सोल्युटली, आई डू। तो मैं तो शुरू से ही सनातनी हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं रिलीजियस आइडियोलॉजी के अलावा, हालांकि मैंने 7 हज किए हैं, मैंने सैकड़ों उम्रे किए हैं, बचपन मेरा सऊदी अरब में गुजरा है, लेकिन मेरे पास कई सवालात थे जिसके जवाब वहाँ पे नहीं मिले, मुझे इधर मिल रहे हैं जवाब। जी। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तानी मीडिया के मुकाबले भारत की मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? दोनों ही फारिग, सॉरी टू से, इसलिए कि टीआरपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ साइड। हाँ, दोनों में टीआरपी का बड़ा मसला है। देखें, मीडिया है ना, कमर्शियलाइज है, और कमर्शियलाइज का मतलब ये है कि वो अपने बेनिफिट के लिए टीआरपी पे, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, सारे ही चैनल नहीं, कुछ चैनल जो हैं ना, जो बड़े चैनल हैं, वो टोटल टीआरपी के इस पे चलते हैं कि जो बिके वो दिखाओ, जबकि होना ये चाहिए कि जो सच है वो दिखाओ। आई एग्री विथ यू, बट एक बात बताइए कि भारत की मीडिया को क्या आपको लगता नहीं है स्वतंत्रता है, कुछ भी चलाओ? ये फर्क है। फर्क ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के डीजी आईएसपीआर के कंट्रोल में चलता है मीडिया। भारत का मीडिया आज़ाद है, ठीक है, लेकिन मसला यह है कि भारत का मीडिया कुछ ज़्यादा ही आज़ाद, इतना भी आज़ाद नहीं होना चाहिए। फिर भी राष्ट्र की बात तो करता है ना भारत का मीडिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक चीज़ है, लेकिन हेट स्पीच भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना, बड़ा फ़र्क से चलना पड़ता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब हद से ज़्यादा गुजर जाए तो वो हेट स्पीच हो जाती है। जो आपके यहाँ कुछ जर्नलिस्ट हैं ना, जैसे राना अयूब का मैं नाम लूँगा, वो हेट स्पीच प्रमोट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो कि मैं समझता हूँ कि इज़ ए रॉन्ग मीडिया, क्योंकि वो मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रिवेल करना चाहिए, लेकिन हेट स्पीच वो गलत हो जाता है। भारत में मीडिया आज़ाद है, पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है। हाँ, यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। आपकी नज़र में आज़ाद कश्मीर किस देश का हिस्सा है, या किस कश्मीर है ना, 1948 में जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था महाराजा हरि सिंह का इंडिया और पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पे। तो महाराजा हरि सिंह लीगल कस्टोडियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला के साथ खुद चल के दिल्ली आए और जवाहरलाल नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया से रिक्वेस्ट की कि हम एक्सेशन ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। तो आज़ाद कश्मीर जिसे जो कि हम पीओके कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, एवरीथिंग इज़ इंडियन, क्योंकि लीगल एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई है। और अगर आप ये कहो कि जी मेजॉरिटी मुसलमान थे, हिंदू राजा ने, तो भाई मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला भी साथ था और बाद में रूल करता रहा है उस कश्मीर को। तो बिल्कुल लीगल एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है कश्मीर। पाकिस्तान ने कब्जा किया है, जैसे पाकिस्तान ने किया ना बलूचिस्तान के साथ, वैसा कश्मीर का केस नहीं। जिन्ना ने आर्मी भेजी थी और खान ऑफ कल्लात के सर पे बंदूक रख के सेशन ट्रीटी साइन कराई थी। 2014 के बाद भारत विश्व पटल पर कैसा दिखता है? भारत बदल रहा है। इमरान खान कहता है पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, मैं कहता हूँ भारत में तब्दीली आ रही है, और ज़बरदस्त तब्दीली आ रही है। भारत का एक पोटेंशियल था, भारत वॉज लीडिंग दी वर्ल्ड एक ज़माने में, बाद में इन्वेजन्स ने इसको बिल्कुल नीचे कर दिया। आज भारत जाग रहा है।
और आज भारत का दुनिया में मैं समझता हूँ एक पार्टनर का मुकाम है, इससे पहले पार्टनर नहीं होता था। और भारत एक कोने में दबा हुआ था 47 के बाद से, उसको उसके पोटेंशियल को दबा के रखा गया था। लेकिन आज भारत बिल्कुल ही तेज़ी से दुनिया में इसका मैसेज फैल रहा है। इसका मैसेज जैसे आपने पेंडेमिक में देख लिया, भारत वो फ्रंट पे था जो कि इस पेंडेमिक का मुकाबला किया। आफ्टर ऑल ये पेंडेमिक जंग अज़ीम से ज़्यादा ख़तरनाक था। इसने दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। किसी जंग में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इसमें हुआ है। इसमें भारत ने फ्रंट लाइन पे जाके मुकाबला किया है। वाहिद देश है जिसने सबसे ज़्यादा डोजेस वैक्सीनेशन के फ्री में बांटे हैं दुनिया में। 150 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है अपने मुल्क में, और एक वैक्सीनेशन बाहर से नहीं मंगाई, खुद अपनी प्रोड्यूस की थी। इससे बड़ी बात क्या होगी, आज का भारत नया भारत है, और जिस तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं आप देखिएगा कहाँ जाता है। धरती पे सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगती है? मेरा गांव आजक, अभी देखा भी नहीं है, लेकिन मुझे बस दिल करता है कि मैं उस मट्टी में मिलूं। आप उसी मट्टी में मिलना चाहते हैं। गुजरात कैसा लगता है? आपने कहा कि मेरे देखा भी नहीं अभी, लेकिन बस ये है कि मुझे पता है कि मुझे उससे अच्छी कोई जगह नहीं मिल सकती जहाँ हज़ारों साल की मट्टी हमारी मिली हुई है भाई, पुरखों की, जहाँ हज़ारों साल से वहाँ रहते थे। मेरे पिताजी वहाँ पे बचपन में खेलते थे। मेरे को उससे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगेगी। अच्छा आरिफ भाई, अंतिम सवाल मेरा, 2014 के बाद कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तमाम तरह की बातें, पक्ष विपक्ष की बातें चलती रहती है। एक पक्ष ये भी कहता है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के ऊपर एक सीधा सीधा अत्याचार था, तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया, हलाला तलाक, तमाम तरह की बातें। अब उसके बाद कितना परिवर्तन आपको लगता है? ये बात सही है या गलत है कि भारत में 2014 के बाद अत्याचार बढ़ा है मुसलमानों के ऊपर? देखें, ट्रिपल तलाक एक औरतों के ऊपर जुल्म था। आपने 50% मुस्लिम आबादी जो कि औरतें हैं उनके लिए एक तलवार जो थी वो हटा दी, ठीक है। हलाला एक जुल्म था। मैं गुस्से में हूँ, तलाक दे दूँ बीवी को, अब कल मैं बोलूँ मेरे भाई से शादी कर ले, एक रात उसके साथ गुजार, फिर वापस उससे तलाक कर मेरे साथ आ, जुल्म था। एक इंडस्ट्री चलती थी इसके लिए। बहुत अच्छा फैसला हुआ, औरतों ने इसको वेलकम किया। अब आप कहते हैं माइनॉरिटी पर अत्याचार हुआ। मुझे भी लोग कहते हैं, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, अक्सर भारत का मुसलमान भी, मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ, बताओ तो कहाँ अत्याचार हुआ? कोई एक चीज़ तो बताओ। तुम्हें किसी मुसलमान को मारा है मुसलमान होने की वजह से, तुम्हारी नौकरी छीन ली है, तुम लोगों का कोई सोशल बाइकआउट हुआ है, कोई तुम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, कोई चीज़ तो बताओ। कहते हो कि हम पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मैं अभी एक साहब से बैठ के बात कर रहा था, मैंने उससे कहा, मैंने कहा सुना है योगी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं। उसने कहा जितने घर बनाए ना 40% मुसलमानों को दिए, जबकि पॉपुलेशन 15% है। जो राशन बट रहा है मुसलमानों को पहली प्रायोरिटी पे दिया जा रहा है। मुझे जो भी मैं सवाल करता है ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ, चले आपने ये मुझसे सवाल किया ना, कहाँ जुल्म हुआ है ये तो बता दे, कोई वाकया तो बताओ। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में बलोचों पे कितना जुल्म हो रहा है, मुहाजिरों पे हो रहा है, सिंधियों पे हो रहा है, कितना जुल्म पठानों पे हो रहा है पाकिस्तान में। मैं आपको शियाओं पे हो रहा है, माइनॉरिटीज़ पे हो रहा है, मैं आपको एविडेंसेस के साथ मैं आपसे सवाल ये छोटी मोटी घटनाओं को जो हो जाती है, कौन सी? कोई भी नहीं हुई। ये हिजाब वाला पॉलिटिकल ड्रामा था। ऐसे पॉलिटिकल ड्रामे होते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को इन्होंने बहाना बनाया। मैं सवाल करता हूँ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लियाकत नेहरू पैक्ट का हिस्सा था, कांग्रेस के थे नेहरू साहब, लियाकत नेहरू पैक्ट का हिस्सा था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को हर चीज़ को आप इशू बना दोगे, उसके पीछे भी तो देखें कि बैकग्राउंड क्या है। कोई वाकया मेरे सामने आप नहीं ला सकते जिसमें मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती हुई हो। कोई सिर्फ खाली प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। और क्या? आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एक रजिस्टर्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है। बात क्या हो रही है? हिंदू एक्सट्रीमिज्म। मुझे बताओ तो कि हिंदुओं ने क्या किया है? कौन सी मुसलमान बस्ती को जाके आग लगा दी है? कौन सी मस्जिद को जाके आग लगा दी है? कोई वाकया तो बताओ। प्रोपेगेंडा है। इंटरनेशनल मीडिया लेफ्ट मीडिया है। लेफ्ट मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी ले लें, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जितना भी CNN, बस माहौल तैयार करते हैं। माहौल तैयार कर रहे हैं क्योंकि डरते हैं।
कि ये सुपर पावर बनती जा रही है। बांटकर वोटों की राजनीति कर रहे हैं। एग्जैक्टली मोहताज आप हैं नहीं किसी के, भारत किसी का मोहताज नहीं। अच्छा एक बार बताइए, इतने साल यहाँ पर दूसरी सरकारें रही, 50 साल से ज्यादा मतलब कांग्रेस की सत्ता रही यहाँ पे, और क्या आपको लगता नहीं है कि मुसलमान आज जहाँ पंचर बना रहा है आज भी वही पंचर बना रहा है? क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? आपने देखा होगा भारत के अंदर। भाई साहब उसके लिए जिम्मेदार कम्युनल लीडर्स हैं। राना अयूब गिलास उठा के मिनी स्कर्ट पहन के डांस पार्टियों में जाए और फिर हिजाब पहन के, हिजाब गर्ल की हिजाब इज माई राइट, क्या टोपी ड्रामा यार। अवैसी साहब कहेंगे कि भाई मदरसा लाजमी है। आपके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं भाई साहब? नहीं पढ़ते। तो फिर मुसलमानों को डरबे में बंद करके रखा है, क्यों कि ये तकलीफ में रहेंगे तो इनके पीछे पीछे। मदरसों पे क्या कहना है आपका? मदरसा इज वेरी रॉन्ग। मदरसा फसाद की जड़ है। पढ़ाई होती है? कौन सी पढ़ाई होती है? स्टडी होती है, पढ़ाई होती है मदरसों में, सरकार इतना फंड दे रही है। देखें, आप पढ़ चुके हैं खुद भी। मैंने तो कुछ ही दिन पढ़ा हूँ, फिर तो हम सऊदी अरब चले गए थे, अम्मी पढ़ाती थी कुरान। मसला ये है कि मदरसे में जो बेसिक फाउंडेशन है ना वो गलत पड़ती है। कैसी फाउंडेशन? आप और मैं जा रहे हैं, रहते हैं एक इलाके में, ठीक है, मैं मदरसे में जाता हूँ, मुझे कहा जाता है कि ये है ना ये काफिर है, ये है ना जन्नत में नहीं जाएगा, इसको अल्लाह ने समझ नहीं दी, तुम्हें अल्लाह ने अफजल बनाया क्योंकि तुम मुसलमान हो, ये कमतर है। एक 4 साल के बच्चे के जहन में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो समझता है मैं आपसे नफरत करना शुरू करूँगा, फिर मुझे कहा जाएगा कि इसको करेक्ट करो, तुम्हारी जिम्मेदारी। अब मैं 24 घंटे आपको समझाता रहूंगा कि मुसलमान। तो आपका कहने का मतलब है नफरत की नींव मदरसों में रखी जाती है? डेफिनेटली, मैं तो अरसे से डिमांड कर रहा हूँ कि मदरसे शुड बी बैंड एवरीवेयर। सऊदी अरब में क्यों नहीं है मदरसे? क्या उनके बच्चों को इस्लाम नहीं सिखाना? वो तो अरबी है, रिलीजियस तालीम। एक अंतिम बात, क्या भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा? क्या आप इस बात में सहमत है? होना चाहिए। होना चाहिए। था, होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आरिफ भाई, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की और बेबाकी से अपनी बात रखी। नमस्कार।